बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 55, थर्सडे अप्रैल 17। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के हवाले से। मैंने कल भी बात की थी कि मैं अपनी क्लास के अंदर एक एक्टिविटी कराता हूँ जिसका नाम होता है कोर्स ऑडिट। आप ही में से चंद सिलेक्टेड बच्चे पास पेपर्स को देखते हुए, कोर्स की आउटलाइन को देखते हुए और सर हबीब अहमद और दूसरे टीचर्स के नोट्स को देखते हुए फैसला करते हैं, बताते हैं कि कौन सा टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ, कोर्स पूरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे कोर्स की आउटलाइन दिखाऊं और बोलूँ हाँ जी बेटा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है जो मैं समझता हूँ ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे की इसमें होती है, वो ये कि मैं स्टूडेंट ही से कोर्स का ऑडिट कराऊं। वो खुद बताए कि सर फला टॉपिक आपने पढ़ा तो दिया था लेकिन डिटेल में नहीं गए थे। बाज़ दफ़ा होता है ना, आदमी 2 से 3 मिनट में ऊपर टॉपिक पढ़ा देता है, हाँ जी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कोर्स ऑडिट का मकसद ये होता है कि इस तरीके से बच्चे अपने तौर पे उसको असेस करें। अगर आजकल भी मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे। हमारा कोर्स एंड होने वाला है, बस एक मेजर टॉपिक जो हमारा बाकी है वह यूनेस्को का फ्रेमवर्क। उसके बाद इंशाल्लाह ताला बस छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी हैं और जिनमें से अक्सर से आप ऑलरेडी आगाह हैं। ठीक, आखिर में जो वक्त बचेगा उसमें हम पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे और मेरा पेपर जो है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब असेसमेंट के हवाले से अभी यहाँ पे कुछ बच्चों ने शिकायत की कि हमारे फला जगह पे नंबर कम आए हैं। देखो, अभी तो आपने कराची यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं दिया तो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि लेट से सबसे पहली बात तो ये कि कराची यूनिवर्सिटी में रिजल्ट बहुत बहुत देर से आ रहा है। 1 साल बाद रिजल्ट आया तो ये हम इस पर भी खुश है कि चलो 1 साल बाद तो आ गया, वरना हमारी कॉलेज के अंदर बाद सेमेस्टर्स के अंदर रिजल्ट डेढ़ डेढ़ साल बाद आया, 2 2 साल बाद भी आया है। ओके, पिछली दफा तो जाके जहूर साहब ने प्रिंसिपल साहब ने जाके वहां पे बात की तो फिर जाके रिजल्ट उन्होंने इशू किया। अब की दफा उन्होंने रिजल्ट 1 साल के बाद इशू किया है। 4 ईयर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जो पिछले साल उन्होंने मुझसे पढ़ा, अब उनका रिजल्ट आया, यानी सेमेस्टर खत्म होने वाला है। और 2.5 वालों को तो अभी तक आया ही नहीं है। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो पता चला कि सब बच्चों को, देखो 60 नंबर उनके पास थे, 40 नंबर मेरे पास थे, ऐसा ही है। उन्होंने सब बच्चों को 30 और 36 के बीच में नंबर दिए। जिनको मैंने फेल किया था उनको कितने दे दिए? 30। जिनको मैंने अच्छे नंबर दिए 40 आउट ऑफ 40, उनको कितने दे दिए? 36। और बाकी सबको 32 33, 32 33 35, ऐसे करते हुए चले। बिल्कुल साफ तौर पे वाजे नजर आ रहा है कि उन्होंने कॉपियां चेक नहीं की हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप पूरी क्लास के अंदर मार्क्स जो 36 से ऊपर ही ना जाए? ओके, तो अच्छा, फिर हमने कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये भी देखा है और मतलब मैं समझता हूँ मुझे इंतहाई शदीद गुस्सा है कराची यूनिवर्सिटी पे, और मैं ये मैसेज रिकॉर्ड भी होगा और फिर यूट्यूब पे भी जाएगा, मुझे इस पर कोई आड़ नहीं है। यकीनन ये इनकी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ऐसा भी हुआ है कि हमारे स्टूडेंट्स जो पेपर में अपियर हुए अच्छे स्टूडेंट थे उनको वहाँ पे एब्सेंट मार्क किया हुआ है, या ये कि उनके मार्क्स वहाँ पे कम दिए हुए या फेल किया हुआ है। तो इंतहाई अंधेर नगरी कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये वो वाला मामला है। इंतहाई नाइंसाफ़ी है, बच्चों के साथ शदीद किस्म की नाइंसाफ़ी है। और बस ये हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि बस जिसके हाथ में थोड़ी सी ताकत आ जाए वो खुद को फिरौन समझने लगता है। अब इसमें एक तो करने का काम ये है कि भाई एज अ टीचर हम कभी ऐसी हरकत ना करें। हम समझें अभी जितना दिल में तकलीफ हो रही है, आपकी क्लास फेलो कह रही कि उनके साथ भी ऐसा हो चुका है, तो वो इस तकलीफ को समझें और इस तकलीफ को किसी और तक पहुंचने ना दें। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा लोग ये भी करते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं दूसरों के साथ भी बुरा करूँ, या मेरे दिल से मेरी किसी ने रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा है तो मैं भी रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाऊंगा। नहीं, अगर हर बंदा जिंदगी में माशरे में ऐसा गलत करे तो माशरा जो है कांटों से भर जाए। अगर आपके रास्ते में कांटे थे और आपने भी रास्ते में कांटे रखना शुरू कर दिए तो पूरा माशरा कांटों से भर जाए। तो एज ए टीचर हम लोग कम अज़ कम ऐसी गलती ना करें। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दूसरों के बच्चों के साथ जो गलत करता है तो उसको अपने बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ये बात आपको हमेशा नजर आएगी, ठीक है। अच्छे टीचर्स जो रहे हैं, जिन्होंने वाकई उन तलबा के साथ इखलास से काम किया है, आपको हमेशा उनके बच्चे भी कामयाब नजर आएंगे। आप देखिएगा कि अल्लाह ताला का निज़ाम है। और जब दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, दूसरों के साथ बच्चों के साथ, चाहे छोटे बच्चे हैं उनके मार्क्स में गलती कर दी, बच्चे के ऊपर कोई कमेंट कर दिया, उसको कुछ बुरा भला कह दिया, उसका कॉन्फिडेंस तबाह कर दिया, तो ज़िंदगी भर ये चीज़ आपका भी पीछा करेगी। और ऐसे हर गलत काम जो होता है, जैसे कहते हैं ना कि आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो आगे चल के उसके फल निकलते हैं, अब वो अच्छा काम आगे बढ़ता है। तो बुराई भी ऐसी होती है, बुराई का जब बीज बोते हैं तो फिर वो भी आगे बढ़ता चला जाता है, फिर उसकी बुराई के जो असरात होते हैं वो नस्लों तक चलते हैं। तो हम इस बात का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात देखिए, हमारे अंदर थोड़ी सी इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा हो और हम लोग इन छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना सीखें कि कॉलेज में किसी ने नंबर कम दे दिए, वहां तो इतनी बड़ी नाइंसाफी है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि क्या पॉसिबल है
तो लीगली हमारे पास कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। अभी बस यही बात होती है कि जिन बच्चों में कुछ सिलेक्टेड बच्चे जो एप्लीकेशन लिख के दें, जिनके बारे में हमें यकीन है कि कराची यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने अच्छा पेपर किया होगा, तो हम जो है उनसे उनको इंकरेज करें कि भाई एप्लीकेशन लिख के दो, ताकि वहाँ पे हम उसको एड्रेस इशू रेज करें। लेकिन अभी ओवरऑल हमारे पास कोई लीगल केस नहीं है। तो यही वाली बात है कि माशरे में नाइंसाफ़ियाँ भी हैं। हम लोग हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा माशरे में बेतहाशा खामी है, बल्कि मैं ये कहूँगा हमारा माशरा एक अच्छा माशरा नहीं है। हम एक जवाल पजीर कौम है। अगर देखा जाए, गौर करें, जब से मुसलमानों की इस खत्े में हुकूमत ख़त्म हुई है, तो उसके बाद से जवाल चला ही जा रहा है। अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, अलग मुल्क बन गया, तो अलग मुल्क बन के भी आपने कौन सी तरक्की कर ली। तो ये एक जवाल पजीर माशरे की निशानी होती है, और हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं, और अपने आप को उसके अंदर डील करना, एटलीस्ट हमारे अंदर इतनी इमोशनल स्ट्रेंथ हो कि हम उसको डील कर सकें। अगर अभी भी घर जाके जैसे बिजली नहीं है और आप कहते हैं बिजली नहीं है, बस वो चिड़चिड़ेपन चढ़ गया या गुस्सा आ गया, तो फिर तो आप क्या बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, पूरा घर आपसे तंग आ जाएगा, या ये तो हर वक्त गुस्से में घूमते रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर मार्क्स वगैरह में कुछ कमी हो जाती है, तो आपके अंदर इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस हो कि मैं इसको, इस गम को बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ के साथ कैरी ऑन कर सकें, और अल्लाह करे कि हमारे हालात बदले, और आप लोग को जब मौका मिले तो आप लोग भी अच्छे काम करें। ठीक, इसी तरीके से किसी को दरवाजे पे रोक लिया, कुछ कह दिया, तो भाई उस बातों पे भी अपना दिल को छोटा नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए कि भाई हमने इन्हीं सब चीज़ों के साथ हमने गुजारा करना है। हमारे बच्चे, जो मुझे एक शिकायत रही है अपने स्टूडेंट से ओवरऑल, कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की बड़ी कमी होती है। वो कभी बहुत छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं, या छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं, अफसरदा हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन सब चीज़ों को भी डील करना सीखना चाहिए। वापस चलते हैं लेक्चर की तरफ। हमने कल के लेक्चर में शुरू किया था, हम लोग का जो बुनियादी टॉपिक था वो था पॉडकास्ट। लेकिन पॉडकास्ट को आप उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि आपके सामने हिस्ट्री ना हो। तो हम लोग एक ज़माने में, एक दौर में, एक तवील अरसे तक हमारे पास टेप रिकॉर्डर्स रहे। उससे पहले लोग रेडियो पे अपनी पसंद के गाने नहीं सुन पाते थे, जो सुनता था वही सुनते थे। और रेडियो जो था वो एक कलेक्टिव एक्टिविटी होती थी, कि एक ही रेडियो पूरे घर पे सब उस पर मिलके अपना जो भी प्रोग्राम आ रहा है वो सुन रहा है। टेप रिकॉर्डर का ज़माना आया, तो अभी भी टेप रिकॉर्डर एक्सपेंसिव था, साइज बड़ा होता था, लोग बेटियों को जहेज में देते थे, घर में, पूरे घर में एक ही टेप रिकॉर्डर। अलबत्ता यह था कि लोग अपनी मर्जी से अपने वक्त पे अपनी पसंद का गाना कैसेट के जरिए से सुन सकते थे। इसमें असल रेवोल्यूशन आया 1979 में, जब सोनी कंपनी ने वॉकमैन इजाद किया। वॉकमैन एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, और इसकी खसूसियत ये थी, इतनी छोटा सा वॉकमैन जो आपकी जेब में, आपके हाथ में आ जाए, तो अब आप लोग उसको अपने पॉकेट में लगा के, अपने पैंट ट्राउजर के अंदर लगा के उसको घूमते थे, और एक कैसेट के अंदर वो अपने पसंद के गाने सुन सकते थे। तो यहाँ पे हमारा इंडिविजुअलिज्म का दौर शुरू हुआ, कि हर बंदा अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का गाना सुन रहा है। ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट थी, और ये कल्चरल सिंबल बन गया, कल्चर का एक हिस्सा बन गया। पाकिस्तान की तारीख के अंदर भी मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ चीज़ें कल्चर का हिस्सा बनी हैं। कुछ अर्से पहले तब्दीली का लफ्ज़ बड़ा कॉमन था, याद है अगर आप लोग को? ऐसा बस ये वक्त वक्त की बात होती है, हालात के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। किसी ज़माने में, चूँकि हमारा माशरा एक मनफी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो किसी ज़माने में बोरी का वर्ड भी बड़ा कॉमन था, बोरी बनवा दूंगा, बोरी कर दूंगा, याद है? तो बस ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अल्लाह करे कि हमारा माशरा अच्छा हो, हमारे माशरे में पॉजिटिव चीज़ें आएँ। बहरहाल, तो एक तवील अरसे तक हमारे माशरे, उस ज़माने में वॉकमैन जो था वो एक कल्चरल सिंबल बन गया, और इतना ज़्यादा बन गया कि मूवीज़ वगैरह के अंदर दिखाने लगे। और बुनियादी मकसद ये था कि हर बंदा अपने तौर पे इंडिविजुअली अपनी मर्जी के सॉन्ग सुन सकता है। हमने मुख्तलिफ मूवीज़ को देखा, बैक टू द फ्यूचर, अमेरिकन साइको, इसकी बहुत सारे मीम्स आप देखते रहते हैं। आपका टर्मिनेटर और बिग लेबॉस्की, सबके अंदर आपको हेड वॉकमैन नजर आता है। तो वॉकमैन उस मूवी का हिस्सा नहीं था, लेकिन चूंकि कल्चर का हिस्सा था, तो उन्होंने उस कल्चर को दिखाने के लिए उन्होंने वॉकमैन भी दिखाया। जैसे आप यूँ समझ लें कि अगर हम आज के दौर में 70s के ऊपर कोई मूवी बनाएंगे, तो शायद हम बेल बॉटम ट्राउजर्स दिखाएंगे। ठीक है, हमारा हेयर स्टाइल डिफरेंट होगा, बड़ी बड़ी कलमें होंगी, पाकिस्तानी कल्चर की बात कर रहा हूँ। तो उसी तरह से उस जमाने कल्चर में दिखाने के लिए उन्होंने वॉकमैन को यूज किया। इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों खवातीन एक ही रूम में हैं, एक ही काम कर रही हैं, लेकिन एक ने वॉकमैन लगाया हुआ है, वो अपनी दुनिया के अंदर मगन है। एक और मूवी आपके सामने, द बिग लेबॉस्की। 1993 के अंदर एक रेवोल्यूशन आया, और उन्होंने एक नया फाइल फॉर्मेट इजाद किया जिसका नाम था MP3। MP3 का बुनियादी फ़ायदा ये था कि ऑडियो फाइल्स का साइज़ बहुत छोटा किया जाना मुमकिन था। इसकी वजह से फाइल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा किया जा सकता है। तो 1993 के अंदर ये फाइल फॉर्मेट इजाद हुआ, फाइल का फॉर्मेट, कंप्रेशन का तरीका इजाद हुआ। उसको ऑडियो दो, वो साइज छोटा कर देगा, तरीका इजाद हुआ है, तरीका।
डिवाइस इजाद नहीं हुई है। 1998 के अंदर, 1998, 5 साल बाद, 5 साल बाद साउथ कोरिया की कंपनी ने पहला डिवाइस इजाद की जो इस फॉर्मेट को यूज कर रहा था। 93 में फॉर्मेट इजाद हुआ, तरीका इजाद हुआ। सामान वहीं रख दो, वहीं पे छोड़ के आ जाओ, खाली हाथ आ जाओ, खाली हाथ दुनिया में आए थे, खाली हाथ इस कुर्सी पे आ जाओ। अच्छा, 1993 के अंदर फॉर्मेट इजाद हुआ और 98 के अंदर डिवाइस इजाद हुई। पहला MP3 प्लेयर आपको नजर आ रहा है। अगेन ये बहुत बड़ी, ये भी बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट थी और चंद सालों के अंदर बेतहाशा सैकड़ों कंपनीज मार्केट में आ गई और उन तमाम कंपनीज ने अपने अपने MP3 प्लेयर्स इजाद किए। इनके डिफरेंट साइजेस थे, डिफरेंट शेप्स थे, डिफरेंट कैपेसिटी थी। नंबर ऑफ बटन्स भी देखो कितने हैं, ये नजर आ रहा है, ये वाला देखो, इसको देखकर समझ में आ रहा है इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसको कैसे ऑपरेट करना है। इस वाले को कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इसको देखो। तो अब इस दौर में 2001 के अंदर एप्पल ने अपनी प्रोडक्ट इजाद की जिसका नाम था आईपॉड। बुनियादी तौर पे ये भी MP3 प्लेयर ही है और आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कितना मुख्तलिफ है और इसकी शक्ल सूरत कितनी मुख्तलिफ है। आपको नज़र आ रहा है कि दूसरों से ये बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोडक्ट आपको ये नज़र आ रही है, जहाँ पे बहुत सारे बटन है, अजीब गरीब सा शेप है। इन्होंने एक ही शेप का बनाया, एक ही डिज़ाइन का बनाया और सब जो है उसी डिज़ाइन को, सबको वही वाला डिज़ाइन पसंद आया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे कर्व डिज़ाइन। आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी कर्व है ये, ठीक है, साइड से भी कर्व है ये। तो ये डिज़ाइन लोगों को उस ज़माने के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी चेंज था और ये डिज़ाइन लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें लोगों में हिट हुआ। कलर के हिसाब से भी उन्होंने उसके अंदर कलर को भी चेंज किया। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ है व्हील। आप देखें पहले वाले में कितने सारे बटन्स थे, इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक व्हील। उस व्हील के जरिए से ही आप म्यूजिक को आगे पीछे कर रहे हैं, ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं, वहीं से प्ले कर रहे हैं, वहीं से रिवाइंड कर रहे हैं। और आपको याद है, अगर आप लोगों ने पहला आईफोन देखा तो उसमें कितने बटन थे, एक बटन था। तो ये वाला डिजाइन एप्पल और आईपॉड और आईफोन एक ही कंपनी की इजाद है, लेकिन ये एप्पल की पहली प्रोडक्ट थी जिसमें ना उन्होंने एक ही बटन दिया हुआ, एक ही व्हील दिया हुआ, सब कुछ उसी से कंट्रोल हो रहा है। मार्केटिंग उन्होंने बहुत अच्छी की, मार्केटिंग में एप्पल वाले हमेशा आगे रहे। उन्होंने सबसे पहले तो अपने MP3 प्लेयर का नाम ही चेंज कर दिया, नंबर 1 आईपॉड रख दिया, सबसे अलग नाम। दूसरी बात, बजाय ये कहने के जी इतना साइज है उतना साइज है, उन्होंने सीधी सीधी बात की कि भाई हमारी प्रोडक्ट के ऊपर जो है, अब आप अगर हमारी प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उसके अंदर आप 1000 सॉन्ग्स अपने पॉकेट के अंदर रख सकते हैं। ठीक है। तो उनकी टैगलाइन इतनी मजे की थी कि सुन के ही आदमी मुतासिर हो जाए। जबकि उसके मुकाबले में जो दीगर कंपनीज थी वो किस किस्म की टैगलाइंस दे रहे थे कि 10 GB, 3 GB, 2 GB ऐसी बातें कर रहे थे। तो एक आम आदमी को टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो तो परेशान रहे कि भाई क्या किस मौजू पे बात हो रही है। मार्केटिंग की हमने बात की, उन्होंने उनके आईफोन, उनके जो ईयरफोन्स थे उससे कलर वाइट थे, दूर से ही बंदा पहचाना जाए कि वो आईपॉड यूज कर रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई जिसका नाम था iTunes, जो कि म्यूजिक को मैनेज करने के लिए थी। अब पहले होता क्या था कि लोग म्यूजिक परचेज करने के लिए जाते थे सीडीज परचेज कर, पहले कैसेट परचेज करते थे, फिर सीडीज का जमाना आया, लोगों ने सीडीज को परचेज करना शुरू किया। मुझे 1 मिनट देंगे आप लोग जरा। ओके। लोग सीडीज परचेज करते थे मार्केट में जाके। ठीक है। अब सीडी आपने परचेज कर ली, सीडीज के अंदर लेट से अगर उसके अंदर 100 सॉन्ग हैं या किसी का एल्बम है तो उसके अंदर लेट से मुमकिन है 15 सॉन्ग हो, 12 सॉन्ग हो, 5 सॉन्ग हो, डिपेंड करता है सीडी पे उसने एल्बम में कितना डाला। आपने पूरा एल्बम परचेज कर लिया, ठीक है, और जितने का भी वो आप परचेज करने पे मजबूर हैं। अब वो एल्बम जब आपने परचेज कर लिया तो आप जो है उसको MP3 प्लेयर पे कैसे ट्रांसफर करेंगे? पहले कंप्यूटर में कॉपी करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे। एक दफा जब आपने कंप्यूटर पे कॉपी कर लिया तो अब तो आप किसी को भी दे सकते हैं। नीलम ने परचेज किया, सदफ ने कहा मुझे भी दे दो, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें जो है ना ईमेल कर दूंगी। तो अब होने क्या लगा कि परचेज एक बंदा करता था, सुनते सैकड़ों लोग थे अपनी अपनी मर्जी से। जब एक दफा कंप्यूटर पे कॉपी कर लिया तो कुछ भी मुमकिन है, ठीक है। और फाइल को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी MP3 प्लेयर पे कॉपी कर लिया। उस जमाने में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स थी जहाँ पे इस तरह से सॉन्ग्स वगैरह फ्री मिल जाते थे। अब एप्पल ने प्रोडक्ट बनाई, सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम iTunes रखा, कि एक तो इसके जरिए से सबसे पहली बात क्या कि आप अपने आईपॉड के ऊपर म्यूजिक ट्रांसफर कर सकें, पहला काम। दूसरा काम क्या कि आपकी म्यूजिक की लाइब्रेरी को भी मैनेज कर लेगा। जो लोग म्यूजिक के शौकीन होते हैं उनका ये शौक होता है कि जो सिंगर्स के, आर्टिस्ट के एतबार से हमारे पास सॉन्ग अगर सर्च करें कि लेट से जी हमारा पसंदीदा आर्टिस्ट आतिफ असलम है, उसके सारे सॉन्ग्स मेरी लाइब्रेरी में जो मौजूद है वो एक जगह आ जाए।
एल्बम के हिसाब से लोग करते थे, जॉनरा के हिसाब से करते थे कि अगर क्लासिकल म्यूजिक है तो वो आ जाए, ब्लूज आ जाए, रॉक आ जाए, हार्ड रॉक आ जाए, अपने लिहाज से उसको कर ले। लोग अपनी मर्जी के प्लेलिस्ट बनाते थे, मैं किचन में काम कर रहा हूँ, मैं लॉन में काम कर रहा हूँ, मैं वर्जिश कर रहा हूँ। आप में से जो लोग वर्जिश वगैरह करते होंगे शायद वो वर्जिश के वक्त कोई खास किस्म की म्यूजिक चलाते हो, और दूसरे कोई काम करते हुए दूसरी म्यूजिक चलाते हो, अपना अपना हर वक्त के लिहाज से अपनी अलग प्लेलिस्ट। तो आईट्यून्स के सॉफ्टवेयर की मदद से लोगों ने म्यूजिक को भी मैनेज करना शुरू किया। अब यहाँ पे उस जमाने में कंपनीज को ये मसला होने लगा कि सीडीज की परचेज कम होती चली गई। आज भी जब सीडी परचेज करने जा रहे हैं वो देख रहे हैं सबसे पहले मैं एक सीडी, एक सॉन्ग तो मैंने एक पसंद का है लेकिन पूरी सीडी परचेज करनी है। जैसे वो मुहावरा है ना कि ऊँट के गर्दन में बिल्ली, कि ऊँट तो परचेज करना है, ऊँट तो मैं, मुहावरा पता है ये वाला? अच्छा, एक साहब का ऊँट खो जाता है, वो कसम खाते हैं कि अगर ये ऊँट मुझे मिल गया तो मैं समझो इसको 1 रुपए में बेच दूंगा। अब वो मिल जाता है। अब जब मिल जाता है, ऊँट तो बड़ी कीमती चीज़ है, जैसे हमारे आजकल की समझ लीजिए कोई मर्सिडीज कार, उस ज़माने में, बल्कि आज के दौर में भी ऊँट बड़ा महंगा जानवर है, और वहाँ जो लोग सहरा वगैरह में रहते हैं उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट एनिमल था। तो अब उन्होंने तो कसम खा ली मैं 1 रुपए में बेच दूंगा। अब वो क्या करते हैं, बाजार में लेके जाते हैं, उस ऊँट की गर्दन में एक बिल्ली बांध देते हैं, आवाज लगाते हैं 1 रुपए में ऊँट ले लो, कसम खाई थी, ठीक है। लोग आते हैं, कहते हैं चलो भी 1 रुपए लो, ऊँट दे दो। कहता है ऊँट तो 1 रुपए का है लेकिन इसकी गर्दन में जो बिल्ली बनी हुई है ना, ये 50,000 की है, और दोनों चीजें एक साथ बिकेंगी। अब लोगों को तो फायदा नजर नहीं आ रहा, तो कोई भी परचेज नहीं करता। शाम को वो कहता है भाई मैं तो आया था बेचने के लिए, मेरी कसम पूरी हो गई, किसी ने खरीदा नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। तो लोगों ने यही चीज के ऊँट के गर्दन में जो बिल्ली है वो भी साथ में परचेज करनी है। तो आप सीडी परचेज करने गए, आपने कहा यार फला सॉन्ग बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके साथ 10 सॉन्ग सीडी में, पूरी सीडी परचेज करनी पड़ रही है जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव है, और उसके अंदर सैकड़ों ऐसे सॉन्ग है जो आपको पसंद के नहीं है। फिर मजे की बात क्या हुई कि भाई एक ने परचेज कर लिया, सबने उसको कॉपी कर लिया, कंपनीज बहुत ज्यादा नुकसान में जा रही थी। स्टीव जॉब के साथ उनका वायदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, मैंने कल भी लेक्चर में बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था, जिसका स्टीव जॉब की ऑफिशियल बायोग्राफी में भी इसका जिक्र किया गया है। और ये लिखा हुआ है कि उन कंपनीज ने आते ही कहा, उस कंपनी के एक कंपनी के प्रोड्यूसर ने, कि स्टीव जॉब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम हमारी मदद करो। तो बुक में लिखा हुआ है कि स्टीव जॉब साहब भी हैरान रह गए थे, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी ये लोग आए हैं तो बैठ के थोड़ा सा मुज़ाकरात होंगे, बात होगी, गपशप होगी, वो अपने मुतालबात पेश करेंगे। उन्होंने खट से जाके हथियार फेंक दिए कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टीव जॉब ने कहा ठीक है जी, हम सेल करते हैं आईट्यून्स के जरिए, अलबत्ता हमारी शर्त यह है कि हर सॉन्ग अलग अलग बिकेगा, एल्बम पूरी एक साथ नहीं बिकेगी, हर सॉन्ग अलग अलग। अब आपकी मर्जी, आसफा ने एक सॉन्ग परचेज करना, एक परचेज करे, 2 सॉन्ग परचेज करना, 2 सॉन्ग परचेज करे, एल्बम वाली कहानी खत्म। दूसरी बात, हर सॉन्ग जो है वो यूँ समझ लिए 99 पैसे का होगा। अब जब लोगों को नजर आने लगा कि वो एक साथ अपनी मर्जी का सॉन्ग जो चाहे परचेज कर ले और बनता है कम कीमत पे परचेज कर ले, तो उन्होंने ये फील हुआ कि यार नकल करने की, कॉपी करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। अब की दफा अगर लेट से मिसाल के तौर पे, जैसे पेन है, अब अगर 10-20 रुपए का, 30 रुपए का पेन आ रहा हो, तो आप भी सोचेंगे यार मांगने से बेहतर है मैं जाके लेकर आ जाऊँ। ऐसा है या नहीं? 30 रुपए की तो बात है, कौन सी बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो जब चीज़ें इतनी चीप हो जाती हैं, बिल्कुल कमोडिटी बन जाती है, तो फिर हर कोई उसको आसानी से परचेज कर लेता है। तो लोगों ने आईट्यून्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, इसलिए परचेज करने के लिए। आईपॉड पे ट्रांसफर करने के लिए भी आईट्यून्स इस्तेमाल होता था, ऐसा ही है। म्यूजिक को मैनेज करने के लिए भी आईट्यून्स इस्तेमाल होता था, और अब म्यूजिक को परचेज करने के लिए भी आईट्यून्स इस्तेमाल होने लगा। और ये बड़ा रेवोल्यूशन आज के दौर में शायद समझ नहीं आया, क्योंकि आप लोग स्पॉटिफाई वगैरह यूज करते हैं, यूट्यूब म्यूजिक यूज करते हैं। उस जमाने में आईट्यून्स यकीनन ये बहुत बड़ा एक ये मतलब बहुत बड़ा स्टेप था। तारीख में हमेशा पूरे पूरे एल्बम बिकते थे, अलग से सॉन्ग्स नहीं बिकते थे। ये तो पहली दफा स्टीव जॉब ने कहा कि नहीं, अलग से सॉन्ग्स बेचेंगे और एक खास कीमत पे बेचेंगे, ठीक है। अब तुम्हारा नसीब है कितने में बिकता है, कितने लोग तुम्हारा परचेज करते हैं। अब हुआ क्या, लोगों ने वॉल्यूम पे परचेज करना शुरू किया। देखो ना, अगर एक चीज सस्ती मिल रही है, लेट से आतिफ असलम का कोई नया सॉन्ग आता है, सबको पसंद आता है, हर कोई उसको समझो कि लेट से के 30 रुपए में परचेज कर रहा है। तो अब हुआ क्या, क्योंकि इतने सारे लोगों ने परचेज किया तो उसको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, और लोग आईट्यून्स ही को यूज करने लगे। ऑडियो के तमाम कामों के लिए लोगों ने आईट्यून्स को यूज करना शुरू किया। अब जब ये बात तय हो गई कि भाई म्यूजिक अगर सुननी है तो तुम्हें उसके लिए तुमने क्या यूज करना है, आईट्यून्स यूज करना है, आईट्यून्स या आईपॉड यूज करना है। तो वहां पे जो रेडियो प्रोग्राम्स के होस्ट होते थे, हमारे मुल्क कल्चर में तो रेडियो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन वहां पे रेडियो बहुत ज्यादा मशहूर है। जैसे हमारे यहाँ टीवी के एक्टर्स मशहूर हैं, आप लोगों को बहुत सौ के नाम पता होंगे, मुझे नहीं पता, आप लोगों को यकीनन पता होंगे। तो इस तरह से वहाँ पे रेडियो के जो होस्ट हैं वो भी ऐसे ही मशहूर हैं। लोग रेडियो के प्रोग्राम्स बहुत शौक से सुनते हैं, ठीक है। तो रेडियो के प्रोग्राम्स के जो होस्ट हैं उन्होंने कहा यार हमारा प्रोग्राम भी तो ऑडियो होता है,
घंटे 1.5 घंटे का होता है, उसको भी iTunes पे डालते हैं, फ्री में डालते हैं, कुछ को हम पेड रख लेंगे, देखो कौन परचेज करता है। तो पता चला लोगों ने उसको भी परचेज करना शुरू कर दिया, लोगों ने उसी को सुनना शुरू कर दिया। अब जैसे गाड़ी के अंदर आईपॉड, रेडियो के बजाय आईपॉड आईपॉड चलाया हुआ है, आईपॉड में म्यूजिक चल रही है, पूरी गाड़ी के स्पीकर से कनेक्टेड हुआ हुआ वो उसको सुन रहा है, तो उसने कहा ठीक है रेडियो का प्रोग्राम भी मैं डाउनलोड करके आईपॉड पर ही सुन लूंगा। तो यूं जो है लोगों ने रेडियो प्रोग्राम्स भी आईट्यून्स के जरिए से सेल करना शुरू कर दिए। और फिर यहाँ पे आगाज हुआ पॉडकास्ट का। ये टर्म इन्होंने बनाई, आईपॉड का लफ्ज कहाँ से लिया, आईपॉड से। अब ब्रॉडकास्ट एक टेक्निकल लफ्ज है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं जैसे कि फिजिक्स वगैरह में आपको नजर आएगा कि ब्रॉडकास्ट हो रहा है, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, इसी तरीके से रेडियो ब्रॉडकास्ट, इंटरनेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट यूज होता है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट एक टेक्निकल वर्ड है, बहुत सारे लोगों तक बात पहुंचाना, मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, आप लोगों तक बात सब तक अपनी पहुंच रही है। तो पॉड, आईपॉड का पॉड लिया और वहां से उन्होंने लिया, उन्होंने ब्रॉडकास्ट, और ये बन गया पॉडकास्ट। अलबत्ता वक्त के साथ साथ अब क्या होने लगा कि लोगों ने पॉडकास्ट कैसे शुरू किया। मसलन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कराची के हालात पे बात कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि यार चले यार कुछ लोगों को प्रोग्राम पे इनवाइट कर दो। मैंने शाइस्ता को बुलाया, जी शाइस्ता, बीएड कॉलेज में आपका वक्त कैसा गुजरा, अपने बारे में बताएं। फिर मैंने 2-3 बंदों को बुला लिया, 2-3 बंदे डिबेट कर रहे हैं, नीलम आके डिबेट कर रही है, उमर डिबेट कर रहा है किसी टॉपिक के ऊपर, मसलन बीएड के फायदे नुकसान, और उस पर उमर और नीलम आपस में ताबड़तोड़ एक दूसरे के साथ डिबेट कर रहे हैं। तो ये सब आम चीजें किसमें आ गई, लोग इसके जरिए से पॉडकास्ट करने लगे। अब यूट्यूब जब आया, यूट्यूब भी बड़ा पॉपुलर हो गया वक्त के साथ साथ। अब आज के दौर में आप लोग तो समझेंगे यूट्यूब तो है ही पॉपुलर, हमेशा ऐसा नहीं था। अब लोगों ने कहा कि हम यूट्यूब के ऊपर भी अपने चीज को, अपने प्रोग्राम्स को डालें। मसला लेकिन यह है, तो यूट्यूब पे तो ऑडियो होती है, वीडियो तो नहीं होती, वीडियो के लिए क्या करें। उन्होंने सिंपल सा काम यह किया, अब एक कैमरा रख लिया। अब जैसे मैं स्पीच कर रहा हूँ, माइक के सामने मैं खड़ा हुआ, और माइक के सामने मैं खड़े होकर मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। जो सुनना चाहे वो सुन ले, जिसने नहीं सुनना देखना भी है साथ में देख भी सकता है। सिंपल सा बैकग्राउंड है, पीछे ब्लैक सा बैकग्राउंड है, सामने मेरा माइक रखा हुआ है, सीधे होके बैठे। अच्छा, उसके बाद बेटा बिल्कुल पीछे जाओ, बिल्कुल पीछे, स्ट्रेट होके बैठा करो। अच्छा, उसके बाद अच्छा फिर इसी तरीके से अगर 2-3 लोगों को गेस्ट को इनवाइट किया हुआ, तो अगेन वीडियो के अंदर ये भी बड़ा आसान है कि बस सब लोग बैठे हुए हैं और वीडियो चल रही है। अलबत्ता हुआ क्या, वक्त के साथ साथ अब लोगों ने पॉडकास्ट के अंदर भी दसियों चीजें डालना शुरू कर दी। उसमें उन्होंने इन्फोग्राफिक्स भी डाल रहे हैं, एनिमेशन भी डाल रहे हैं, वीडियो क्लिप्स भी डाल रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ वीडियो और पॉडकास्ट के दरमियान फर्क काफी महदूद हो गया। जिस चीज का जो भी नाम रख दें, पॉडकास्ट रख दें। अभी एक साहब का, एक चाइना के ऊपर एक बड़ा उनका एक जियो पॉलिटिकल प्रोग्राम है, बहुत तकरीबन 1.5-2 घंटे का है। तो उसके अंदर उनकी अपनी भी वीडियो है, उनकी अपनी तस्वीरें भी हैं, चाइना की पुरानी वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं, डिफरेंट लोगों की तस्वीरें हैं, डिफरेंट लोगों की क्लिप्स उन्होंने लिए हैं, गेस्ट को इनवाइट किया, तो उसका है बहुत कुछ है उसके अंदर, लेकिन नाम उन्होंने रखा है पॉडकास्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर एक लंबे ऑडियो प्रोग्राम का नाम रख लिया जाता है पॉडकास्ट। ठीक है, लेकिन अलबत्ता पॉडकास्ट में समझ में आ गया कि मेनली जो कंटेंट होता है वो होता है ऑडियो, और ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है, लॉन्ग फॉर्म, ठीक है, लंबा सा प्रोग्राम। तो इतना समझ में आता है कि अगर आपकी वीडियो सिंपल सी है और ऑडियो है उसके अंदर, तो भी वो पॉडकास्ट ही है, तो हमें हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉडकास्ट के एजुकेशन में क्या मुमकिन है इस्तेमाल है। जी इरशाद। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पॉडकास्ट पे क्या ख्याल है, सही कह रही है? तो भैया डर क्यों रही हो, जोर से बोलो, नहीं गलत कह रहे हैं, डर क्यों रही हो, क्यों गलत है? पॉडकास्ट में नहीं कहते, मेनली ऑडियो, लॉन्ग फॉर्म ऑडियो, तो मल्टीमीडिया तो उसमें नहीं आ रहा, ठीक है। और बताओ एजुकेशन में उसका और क्या इस्तेमाल हो सकता है? ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, और बताओ। ठीक है, देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो चलो ये हो गई कि बच्चे ने लेक्चर सुन लिया, लेकिन देखो बात सिर्फ लेक्चर तक महदूद नहीं है। बच्चा डिफरेंट किस्म का एजुकेशनल कंटेंट बजरिया पॉडकास्ट सुन सकता है, डिफरेंट किस्म का एजुकेशनल कंटेंट बजरिया पॉडकास्ट सुन सकता है। आपकी ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की टीचिंग एड है। आप क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ाया आपने क्लाइमेट चेंज, आपने एक पॉडकास्ट ढूंढा जिसके अंदर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की है। आपने बच्चों को इनकरेज किया, बेटा घर पे जाके इस पॉडकास्ट को तुम सुन लेना, तुम्हारी नॉलेज में इजाफा होगा, तुम देखोगे दूसरे लोग इस बारे में क्या बात कर रहे हैं। आप इंग्लिश पढ़ा रही हैं, आपने कहा बेटा इंग्लिश सीखने के लिए ठीक है बेटा मूवीज़ देखो, एनिमेशन मूवीज़ देखो वगैरह,
लेकिन साथ ही साथ तुम पॉडकास्ट भी सुन सकते हो। नॉर्मल लोग आपस में गुफ्तगू किस तरह से कर रहे हैं तुम ये पॉडकास्ट के जरिए भी सीख सकते हो। ठीक है, आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री के ऊपर लोगों के बहुत सारे इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। आपको पॉडकास्ट में किसी इंडिया के किसी एनालिस्ट का आपको इंटरव्यू मिल गया, आपने उसको कहा बेटा उसको उसको असाइन कर लो। तो मल्टीपल टॉपिक्स, मल्टीपल कंटेंट आप जो है पॉडकास्ट के जरिए बच्चे तक डिलीवर कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पॉडकास्ट के ज़रिए से आप बच्चे को तालीम दोगे, लेकिन पॉडकास्ट हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन का एक ज़रिया है। याद है हमने क्लास में बात करते हैं कि यार आजकल एआई का ज़माना आ गया है, और मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि एआई, हर बंदा एआई चैट जीपीटी से नोट्स वगैरह बना के ला रहा है। अब बच्चों ने टीचर ने काउंटर करने के लिए कहा असाइनमेंट हाथ से बना के लेकर आए, लिख के लेकर आए, ताकि पता चलता आपने नकल नहीं की, ये ऐसे नहीं किया। लेकिन शायद आप ये बच्चों को असाइन करें बेटा तुमने कल पॉडकास्ट सुनकर आना है, और पॉडकास्ट के अंदर तुमने बताना किस टॉपिक पर बात हुई, किस तरह से बात हुई, सही कहा गलत कहा। ठीक है, और कोई चीज़ जहन में आ रही है पॉडकास्ट को एजुकेशन मोड कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखो फिर वही वाली बात है कि पॉडकास्ट के अंदर ऑडियो पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ ऑडियो पे जोर दो। ठीक है, और बताओ समर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो सकती है, अच्छी बात है, आप फॉरेनर्स को सुन रहे हैं। देखो बुनियादी बात यह है कि आप अपने टीचिंग मटेरियल को सप्लीमेंट कर रहे हो। समझ में आई मेरी बात? जैसे मैं आपको लेक्चर देता हूँ, मैं आप लोग को, मैंने आपको सैमर की वीडियोस दी थी। अब सैमर का एक लेक्चर मैंने दिया, लेकिन साथ में सैमर की वीडियो भी दे दी। मैंने पहले दे दी थी, मुमकिन है मैं बाद में देता, वो तो आपके अपने ऊपर है, क्लास में खुद आइडेंटिफाई करोगे पहले देना बाद में देना है। लेकिन सप्लीमेंट्री मटेरियल था या नहीं है? ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास सप्लीमेंट्री मटेरियल में एक और रिसोर्स है जो कि है पॉडकास्ट। आप बच्चों को लाइब्रेरी भी भेज सकते हैं, बेटा जाके लाइब्रेरी में एनसाइक्लोपीडिया में देख के आना, बच्चे नेट पे देख कर आना, यूट्यूब पे देख कर आना। लेकिन साथ ही साथ आप बच्चे को एक और जगह लेके जा सकते हैं, पॉडकास्ट के ऊपर जाकर बेटा पॉडकास्ट सुन लो, फला टॉपिक पे फला आदमी का पॉडकास्ट सुन लो, वो इस बारे में क्या कह रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ताकि इस तरीके से तुम्हारी नॉलेज में इजाफा हो, तुम्हारी डाइवर्स नॉलेज हो। देखो हम लोग अपने बच्चों को टेक्स्ट बुक से बाहर निकालना जरूरी है। हमारे बच्चे टेक्स्ट बुक तक महदूद रहते हैं, और जब थोड़ी बड़ी क्लासेस में आते हैं तो नोट्स तक महदूद रहते हैं, कि नोट्स, टीचर के नोट्स, फला के नोट्स, फला के नोट्स, और फिर आगे चल के बच्चा एग्जामिन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उन्हीं तक महदूद रहता है, और इसी से बच्चे की सलाहियतें तबाह हो जाती हैं। एज ए टीचर हमारा काम क्या है कि बच्चे को डाइवर्स मटेरियल की तरफ लेके जाए। तो जिनमें से एक बहुत बड़ा जरिया आपके पास क्या है, पॉडकास्ट का। डिफरेंट टॉपिक्स पे पॉडकास्ट है जिसपे बच्चा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपनी मर्जी से जब चाहे सुन सकता है, सोते हुए सुन ले, चलते हुए सुन ले, कम्यूट करते वक्त सुन ले, वो सुन सकता है। अब उससे उसकी नॉलेज भी इंप्रूव हो रही है, और वक्त का उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। यहाँ पे आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉलेज के अंदर चाहते हैं कि आपको डिफरेंट लोगों का ओपिनियन मिले, हम सेमिनार करवाएंगे। सेमिनार करवाना आसान काम है? नहीं है। सेमिनार में गेस्ट को लेकर आना आसान काम है? नहीं है। स्केजुलिंग का मसला होता है, खुदा खुदा करके सेमिनार हुआ, उस दिन पता लगा कि सुमेश की तबीयत खराब है। ठीक है, ऐसा है या नहीं? पॉसिबल हो सकता है? ठीक। और उसके मुकाबले में पॉडकास्ट के अंदर ये प्रॉब्लम होगा हमें। ठीक है, या तो हमें पॉडकास्ट हमने खुद रिकॉर्ड कर लिया, या हमने पहले से किसी का रिकॉर्डेड पॉडकास्ट पहुंचा दिया, हाँ जी बेटा देखो इंडस्ट्री का एक्सपर्ट इस बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, एआई इन एजुकेशन की बात ले लो। अब एक तरीका ये है कि जी हम यहाँ पे सेमिनार कराएं, वर्कशॉप कराएं। दूसरा तरीका साथ में ये भी है कि आपको पहले से जो मौजूद पॉडकास्ट है वो दे दे, बेटा इसको सुनो, देखो कि एजुकेशन में एआई के क्या असरात हैं, उससे क्या नुकसान या क्या फवायद या क्या जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इसकी हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या ख्याल है इस बारे में, क्या पॉडकास्ट के एजुकेशन में इस्तेमाल मुमकिन है या नहीं है? कोई इस बात से इख्तलाफ करता है? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं, क्या मुमकिन फ़वाइद है, क्या मुमकिन नुकसानात हैं। जी, तो आप लोगों के ख्याल में पॉडकास्ट के एजुकेशन में इस्तेमाल करने के क्या फ़वाइद हैं? ठीक है, डाइवर्स कंटेंट मिल जाता है, मुख्तलिफ लोगों का कंटेंट मिल जाता है, और बताओ। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, और अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपना पॉडकास्ट शुरू करना है, ठीक है नीलम, आपने पॉडकास्ट शुरू करना है, क्या चाहिए आपको? नीलम नीलम नीलम, माइक्रोफोन चाहिए, और बस मोबाइल फोन चाहिए? कैमरा है मोबाइल के अंदर? माइक है मोबाइल के अंदर? अपलोडिंग किस पे करोगे, यूट्यूब पे करनी है? यूट्यूब का अकाउंट है मोबाइल के ऊपर? हर चीज मोबाइल में मौजूद है, तो लो बैरियर एंट्री का जो बैरियर है वो छोटा हो गया, नीचे हो गया, हर कोई आसानी से पॉडकास्ट अब बना सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ हमें।
पॉडकास्ट के अंदर। अब आप देखो बच्चों को भी तो असाइन कर सकते हो, आप परेशान हो कि मेरे बच्चे एआई से सारा काम करके लेकर आ रहे हैं, एआई से लिख के ला रहे हैं, है या नहीं? आपने बच्चों को असाइन कर दिया कि बेटा आपका काम है, आपने एक एपिसोड अपने लेट से आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ा रही हैं, आपने कहा बेटा तुम्हारा काम ये है कि अपनी फैमिली के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं उनका इंटरव्यू लेकर आओ, 1990s में पाकिस्तान कैसा था, 1980s में पाकिस्तान कैसा था, आपने 2000 का दौर देखा था, परवेज मुशर्रफ की हुकूमत का जमाना देखा था, आप अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करें, आप बताएं वो जमाना कैसा था। बच्चा का ये काम एआई से कर सकता है? हाँ, नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो यही वाली बात है कि वक्त के साथ साथ सिर्फ ये रोना धोना करना कि एआई ने बच्चों को बर्बाद कर दिया या बच्चे जो है नेट से पढ़ लेते हैं, हमें अपनी अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे असाइनमेंट्स वो हो जो बच्चों को उसके लिहाज से, जो उसी दौर के हिसाब से हो। मैं जब बार बार कहता हूँ कि मेरे पेपर के अंदर, मेरे सब्जेक्ट के अंदर मैं आपके एग्जामिनेशन के आंसर कॉपी को इतना वेटेज नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि या तो लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन दो तो बच्चा रट्टा लगा के आ रहा है, और जिसका रट्टा कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, वो अच्छे नंबर नहीं कर पाता। तो मेरा सारा जोर जो था असाइनमेंट्स पे होता था। अगर आपने पास करना है तो आपने असाइनमेंट्स करने। अभी भी जिनको मैंने फेल किया उसी वजह से फेल किया, असाइनमेंट नहीं किए थे। जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट कराए किया तो उनको पास तो मैंने अलबत्ता ज़रूर किया है। ठीक है, तो वक्त के लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से आपको अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा। मुमकिन है आप अपनी क्लास के अंदर बच्चों को बोले पॉडकास्ट के बारे में, बेटा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके लाओ। एक साहब है, पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, आजकल अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, मुबश्शिर जैदी नाम है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर एक उन्होंने वीडियो शेयर की कि ये मेरी स्टूडेंट ने वीडियो बनाई है और आप लोग ज़रा इसको लाइक करें, इसको व्यू करें। और वो जो बच्ची थी, वो जो वीडियो थी अमेरिका की बच्ची ने, वो फ़लस्तीन के ऊपर बनाई थी। तो उन्होंने लाइक करने के जैसे होता है ना, बच्ची ने कहा कि सर मेरी वीडियो को लाइक्स नहीं मिल रहे, तो उसने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। उनकी अपनी अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो काफ़ी उसके व्यूज़ बढ़ गए, लाइक्स बढ़ गए। अब बात करें तो उस वीडियो के अंदर बच्ची ने अपने स्कूल ही के लोगों के इंटरव्यूज़ लिए थे फ़लस्तीन के मामले के ऊपर। हम भी आपको असाइनमेंट असाइन कर सकते हैं। कराची में तालीम में क्या मसाइल हैं, या आपसे कहें जी कि मैरिड खवातीन के लिए, मैरिड मर्दों के लिए, या जॉब करने वाले मर्दों के लिए तालीम में क्या मसाइल हैं। ओके जी, आपका असाइनमेंट ये सुमेरा, आपने इस पर एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाना है। सुमेरा जा जाकर मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रही है और फिर उसने उसको एडिट करके वीडियो अपलोड कर दी। क्या ये काम एआई से मुमकिन है? ठीक है, तो एआई वाला मसला ख़त्म। तो ये जो घिसा पिटा अंदाज है ना कि हाथ से लिख कर लेकर आओ, ये वाला तरीका आप लोग मत करें। इसी वजह से बच्चे क्लास के अंदर डिस इंटरेस्टेड हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि यार फ़ायदा क्या, टीचर खामा खामे जो है ना हमारा टाइम ज़ाया करवा रहे। आजकल के दौर में इसको कौन इस्तेमाल करता है? जैसे हम लोग के ज़माने में था कि कैलकुलेटर पे सख्ती थी, उस वक्त भी था खामा खा की बातें, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करो, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करो, इस किस्म की बातों का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ, बस हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम में तब्दीलियाँ बहुत देर से आती हैं। और कोई खूबी खामी आपको नज़र आ रही है? हाँ भाई, कोई और खूबी खामी? बहुत सारे टॉपिक देखो, पॉडकास्ट की नेचर ऐसी है, जैसे देखो ड्रामा होता है, ड्रामे में क्या होता है कि एक पूरा ड्रामा शुरू से लेकर आखिर तक कई किस्तों पे एक ही चीज़ चल रही होती है, चंद कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं की पूरा ड्रामा घूम रहा होता है, सही है। लेकिन उसके मुकाबले में जो टेलीप्ले होता है या छोटे मोटे ड्रामे होते हैं, क्या कहलाते हैं वो, टेलीफिल्म्स वगैरह होती हैं। हर हफ्ते या हर रोज़ जो है एक नई टेलीफिल्म दिखाई जा सकती है, ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल नए टॉपिक पे, बिल्कुल नए करेक्टर के साथ। ठीक है, तो पॉडकास्ट की नेचर भी ऐसी है कि बाय नेचर आप हर पॉडकास्ट की हर एपिसोड में किसी डिफरेंट टॉपिक पे बात कर सकते हैं। लाजिम नहीं है कि आपके पॉडकास्ट में किसी एक ही टॉपिक के ऊपर बात की जाए। ठीक है, ये बात समझ में आई? ओके, फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, और बच्चे जब चाहे अपनी मर्जी से उसको सुन सकते हैं। इसके मुमकिन नुकसान क्या हैं, बताएं जरा। क्या चीज़? ठीक है, टाइम का मसला है भाई, सबसे बड़ा मसला है वही वाली बात कि बच्चा जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, बच्चा जो है उसकी तरफ तवज्जो ना करे, गौर से ना सुने, सेल्फ डिसिप्लिन ना हो। आपने असाइन कर दिया, वो सुन ही नहीं रहा, बात को नहीं सुन रहा। ठीक है, अच्छा देखो एक बात बताओ, ये जितने भी तुम लोग को पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, आपस में इंगेजमेंट नहीं हो रही, डिस्ट्रैक्शन का मसला है, विजुअल्स नहीं है, ये सारी बातें हमने पहले डिस्कस की हैं? बताओ, पहले कभी डिस्कस ये जो कह सकते हैं कि जानी जानी पहचाने अल्फाज लग रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन का मसला होता है, एंगेजमेंट कम होती है, विजुअल्स नहीं होते, ये मसले होते हैं। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे समझो, कराची यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा सब्जेक्ट है आईसीटी, इस लिहाज से बहुत आसान है। आपने एक दो आंसर तैयार कर लिए, हर आंसर, हर सवाल का जवाब में यही पॉइंट्स आते हैं। मल्टीमीडिया के क्या फ़वाइद हैं? बच्चे की एंगेजमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, और उसके लिए थोड़ी सी आपको इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, राइट? बच्चा ज़्यादा लेक्चर के अंदर इंटरेस्ट लेने लगता है।
ऑनलाइन एजुकेशन के क्या फ़वाद हैं, यही सारे फ़वाद हैं, बच्चे की इंगेजमेंट बढ़ सकती है, फ्लेक्सिबल हो गया। रेडियो के क्या फ़वाद है, ये सब जगह एक ही जैसे पॉइंट्स आ रहे हैं। अब आपने चंद एक दो सवाल भी सही से तैयार कर लिए तो वहां जाके आप उसका आंसर सही से दे सकते हैं। अब ये नहीं करना कि रेडियो के फ़वाद पूछे जा रहे हैं तुम ऑनलाइन एजुकेशन के फ़वाद लिख दो, लेकिन बातें मिलती जुलती हैं या नहीं है, ठीक है। वही जैसे अल्फाज हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, इंगेजिंग है, या फिर उसके अपोजिट पे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन का मसला है तो दूसरी तरफ उसका ये होगा कि बच्चा इंटरेस्ट लेगा। चंद पॉइंट्स से आपने चंद पॉइंट्स को याद कर लिए, कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में आप उसका आंसर जाके लिख कर आ सकते हो, क्योंकि उनका पेपर इसी किस्म का होता है, ऐसी सवाल होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुमकिन फवायद क्या हो सकते हैं? हाँ जी, क्या मुमकिन फवायद हो सकता है आपके ख्याल में? अभी मैंने कुछ मुमकिन, जी वो मुमकिन है जो मैं अभी बात कर रहा था, एग्जैक्टली exactly. बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, जो मैंने अभी बात की कि एआई का मुकाबला करने के लिए आपने बच्चों को पॉडकास्ट के असाइनमेंट दे दिए कि तुमने अपना पॉडकास्ट बना के लेकर आना है, तो मुमकिन फायदा है, बच्चा खुद काम कर रहा है, क्रिएटिविटी बन रही है, क्रिटिकल थिंकिंग बन रही है। देखो एक बात बताओ, जितनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम लोग को लगता है कि अगर इस तरीके से पढ़ा होता तो हम लोग को बड़ा फायदा होता? सदफ क्या ख्याल है? अब वो वक्त तो गुजर गया, अब या तो तुम लोग मिलकर टाइम मशीन बनाओ और हम लोग माजी में चलें, लेकिन जब माजी में जाओगे तो मैं भी बच्चा बन चुका हूँ तो हो सकता तुम लोग मुझे ढूंढ रहे होगे, हमें कहोगे आप कौन है, मुझे तंग कर रही है अम्मी अभी आए। तो अब लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं कि यार हम लोग अपने घरों में इसको अडॉप्ट करें, अपने बच्चों से कहें, ठीक है, और हम अपने जो है क्लासेस के अंदर इसको यूज़ करें। आप में से बाज़ लोग टीचिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, और जो टीचिंग नहीं कर रहे बच्चे तो अक्सर बच्चों के हैं, तो घर में इन एक्टिविटीज़ को करके देखो, बच्चों से काम कराओ। सिर्फ मोबाइल पकड़ा देना काफ़ी नहीं है, बच्चे से बोलो ठीक है बेटा मोबाइल तो आ गया, वीडियो बना के लेकर आओ, तुम्हारी वीडियो, तुम इस टॉपिक पे वीडियो बना के लेकर आओ, नहीं मिला सकते ठीक है मोबाइल वापस करो, नहीं मिल रहा, ठीक है। आप ऐसे काम कराओगे तो बच्चा इंगेज भी होगा, फिर आपको यानी जो कुछ तुम लोग पढ़ रहे हो ना उसको यूज करने की कोशिश करो। अगर किसी स्कूल में टीचिंग करो तो वहां करो, वहां नहीं कर सकते तो बच्चों पे करो। अगर अभी अपने बच्चे नहीं है तो भांजे भतीजे पोते नवासे जो भी आप लोग के पास अवेलेबल है जो भी अवेलेबल है उसमें शुरू कर दे। अच्छा जी, मुमकिन नुकसानात। टाइम टेकिंग है, और सबसे बड़ा मसला ये भाई पॉडकास्ट शो के बनाना आसान है, अब इतने सारे पॉडकास्ट हैं, इतने सारे पॉडकास्ट है, ढूंढते रहो। पहले जो हम लोग पॉडकास्ट जब हमने सुनना शुरू किए थे चंद थे तो उस वक्त भी सैकड़ों में, लेकिन हर टॉपिक पे चंद ही थे। ऑन्टरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट था तो चंद थे, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था तो चंद थे। अब इतने सारे कंटेंट है, उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा बच्चे में फटीक हो जाती है, मैं किस किस को सुनूँ, कितना सुनूँ, ठीक है। मसलन मैंने कोशिश मेरी भरपूर यही होती है मैं पाकिस्तान की न्यूज़ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना लूँ, और इसकी वजह यही होगी इतने सारे न्यूज़ के आपके पास सोर्सेज मौजूद हैं, हर बंदा अपनी अपनी कहानी सुना रहा होता है, तो किसी भी इवेंट के ऊपर अपना ओपिनियन बनाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि दसियों तरह के लोगों को सुने, और इतना वक्त थोड़ी है हमारे पास कि एक चीज़ के ऊपर ओपिनियन बनाने के लिए हम 10 लोगों को सुने। तो उसके नतीजे में हमें जो है उसके नतीजे में हमें जो है फटीक हो जाता है कि हम किस किस को सुनते रहें, ठीक है। और कोई बात, और कोई पॉइंट किसी के जहन में, कॉपीराइट का इशू आ जाता है, बाज़ दफ़ा कोई आपको कॉपीराइट स्ट्राइक कर दे, ठीक है, अगर आप जो आपको ये नजर आएगा जो लोग यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और संजीदगी से यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके पास ये इशू आ जाता है कि उनको कॉपीराइट की बाज़ दफ़ा स्ट्राइक मिल जाती है। लोग जो है जानबूझ के तंग करने के लिए ऐसा करते हैं, तो ये सारे इशूज है, कोई आपका कंटेंट चोरी कर ले ये मसला हो जाता है। इसी तरीके से फिर जो है आपका कंपटीशन फ्रॉम अदर मीडिया, जैसे कि मैं बताया कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक बहुत बड़ा मसला है। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यही देख रहा हूँ कि जब से मैंने अपने आप को न्यूज़ वगैरह से दूर रखा है, सोशल मीडिया से दूर रखा है, तो मेरे दिमाग में काफ़ी सुकून से मैं फील करता हूँ, पीस ऑफ माइंड, और मैं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा होता हूँ। और मैंने कुछ और लोगों से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा। एक का मैंने मोबाइल में उसको एडिक्शन थी तो मैंने उसको मोबाइल लेकर उसका पासवर्ड ही चेंज कर दिया। अब वो कॉल तो उठा सकता है लेकिन मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता। तो उस वक्त तो खैर जी, अब मैंने कल उससे पूछा, हाँ जी फर्क पड़ा, कहना आया फर्क तो पड़ा है तो ये चीज़ हो जाती है कि आदमी जो है इन तमाम चीज़ों से उसको नुकसान भी बहरहाल हो रहे होते हैं। तो ये थ्रेट्स हैं, और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, इन चीज़ों को मिनिमाइज करके जीना सीखना होगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करना चाहेंगे वो ये कि क्लासरूम के अंदर हम गेम्स कैसे यूज़ करें, नेक्स्ट वीक देखते हैं। मुमकिन है नेक्स्ट वीक में पहले यूनेस्को के फ्रेमवर्क से स्टार्ट करूँ, या शायद जो है मैं
गेम से स्टार्ट करो। नेक्स्ट वीक पे देखेंगे फिर हम उसको जज करते हुए पढ़ेंगे। यूनेस्को वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स का हिस्सा है, उसको कवर करना है। बाकी टॉपिक्स दूसरे जो है वो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, उम्मीद है एक एक दिन में कवर हो जाएंगे। क्विजेस आप लोग के अभी आने शुरू हो गए हैं, अभी और भी क्विजेस आएंगे। असाइनमेंट्स किसी ने कहा सर हम तो असाइनमेंट में बिजी है, तो बेटा असाइनमेंट में बिजी होना तो आपकी अपनी गलती है, मैं तो इससे पहले देकर गया तो नहीं गया था। और मैं तमाम दिन, मैं देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं तमाम दिन आया, अल्लाह का शुक्र है। मैं आखिरी दिन तक आया हूँ, जब तक छुट्टियां अनाउंस नहीं हुई। छुट्टियां खत्म हुई तो अगले दिन भी मैं आया, पूरा कॉलेज खाली था लेकिन मैं आया। ठीक है, मैं लैब में बैठा। और उस दिन जो लोग आए जिन्होंने अपने इश्यूज डिस्कस किए, समर ने किया था, एक दो स्टूडेंट्स आए थे, सुमेरा ने किया था, मैं सबको गाइड किया है। तो अब आप लोगों ने अगर मकसद क्या था इतना भाग दौड़ करने का, यार आप लोग इन दिनों में सुकून से रहें। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने काम शुरू ही नहीं किया, अब आखिर में फिर वही परेशान होते रहेंगे। तो भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरा जो जिम्मेदारी थी मैंने पूरी की है। ठीक है, तो मैं यहीं पर अपना लेक्चर खत्म कर रहा हूँ।